हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति, फिर से आपके सामने लेके आए एक और नया वीडियो जो है आंकड़ा शास्त्र यानी सांख्यिकी का। मैंने यहाँ पे क्यों लिखा चैप्टर 14 क्रॉस यहाँ पे चैप्टर 13, क्योंकि पहले जो आपकी पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें ये चैप्टर 14 हुआ करता था यानी 14वां चैप्टर, लेकिन अभी ये चैप्टर नंबर 13 है यानी चैप्टर नंबर 13 है जो नवी एनसीईआरटी है। किसमें? न्यू एनसीईआरटी में, ठीक है। न्यू एनसीईआरटी में अभी ये चैप्टर नंबर कौन सा है? 13वां चैप्टर है, ठीक है, समझ गए? ओके, अब चैप्टर नंबर 13 है। तो ये मैं ये चैप्टर क्यों चला रहा हूँ? क्योंकि ये चैप्टर बहुत आईएमपी में से एक है, यानी बहुत ज़्यादा नंबर का इसमें आता है और चैप्टर भी बहुत इजी है। कभी कभार क्या होता है कि इसी चैप्टर से आपको एकदम बैठे बैठे क्वेश्चन एग्जाम में दे देते, बराबर सेम टू सेम क्वेश्चन रहता है वो भी दे देते, और बहुत इजी चैप्टर में से एक है और हाई वेटेज है। हाई वेटेज मतलब इस चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स का एग्जाम में आता है, ठीक है। तो क्या है? आंकड़ा शास्त्र यानी सांख्यिकी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमको यहाँ पे 3 चीज़ें मुख्य ध्यान में रखनी, 3 वस्तुओं को हम पढ़ने वाले, ठीक है। पहला क्या है? पहला हम पढ़ेंगे माध्य। क्या पढ़ेंगे? माध्य, यानी इसको हम मीन भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मीन। और दूसरा पढ़ेंगे हम माध्यक। माध्यक यानी मीडियन, मीडियन, ठीक है। और तीसरा हम पढ़ेंगे बहुलक। क्या पढ़ेंगे? बहुलक, बराबर। तो ये 3 वस्तु हमको इस चैप्टर में पढ़नी है। इन 3 वस्तु के बाहर का क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। इन 3 क्वेश्चन और एक छोटा सा फॉर्मूला रहता है, उसके बेस पे रहता है। और ये पूरा का पूरा चैप्टर है ना फॉर्मूलों के बेस पे है। तो फॉर्मूला रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है कि हमको इस चैप्टर में से इन फॉर्मूलों को रट्टा लगा के पढ़ना है। इस चैप्टर में क्या करना है? जैसे जैसे मैथ का रूल यही है कि जैसे हम ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको फॉर्मूला ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूलों से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो उनमें से सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे माध्य। क्या पढ़ेंगे? बोलो, क्या पढ़ेंगे? माध्य पढ़ेंगे, ठीक है। माध्य में से एक है, दूसरा है माध्यक और बहुलक। तो सबसे पहले हमको क्या सीखना है? माध्य। क्या सीखना है? माध्य, यानी इसको मीन भी बोलते हैं, ठीक है। अब माध्य ज्ञात करने की 3 विधि होती है स्टूडेंट। कितनी विधि होती है? 3 विधि, ठीक है। अब 3 विधि कौन कौन सी होती है? पहली विधि अपने बोलेंगे सामान्य विधि या सरल विधि, यह सीधी विधि भी कुछ लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी होती है कल्पित माध्य विधि। कौन सी है? कल्पित माध्य विधि। और तीसरी है पग विचलन विधि। कौन सी है? तीसरी है पग विचलन विधि, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो पहला मैंने यहाँ पे लिखा माध्य, दूसरा क्या था? माध्यक, और तीसरा था बहुलक। और इन तीनों में से पहले हमको सीखना है माध्य। और माध्य ज्ञात करने की 3 विधि है। तीनों विधियों के अपने अपने अलग अलग फॉर्मूले, लेकिन तीनों विधि में से आप कोई भी विधि यूज कर सकते हैं जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो। और तीनों विधि में एक ही आंसर आने वाला, ऐसा नहीं कि अलग अलग आंसर आएगा, बराबर, और एक ही आंसर तीनों विधि में आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे सामान्य विधि या सरल विधि भी इसको अपने बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए अपने को क्या फॉर्मूला तैयार करना है एक छोटा सा, और फॉर्मूला तो इजीली तैयार हो जाएगा, उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम जैसे यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो फॉर्मूले तैयार हो ही जाएंगे। फॉर्मूला रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिक फॉर्मूले तैयार हो जाते हैं। कहीं कहीं पे क्या करते हैं कि भाई लिख लो, ये फार्मूला 20 बार लिख के आओ, 30 बार लिख के आओ, 25 बार लिख के आओ, लेकिन वो फार्मूला याद नहीं रहता है। या फिर जब आप एग्ज़ाम के टाइम में एग्ज़ाम के प्रेशर में बैठे होते हो तो क्या होता है कि फार्मूला भूल जाते हो, या कुछ एक छोटा सा मिस्टेक हो गया तो आप जानते हैं छोटी सी मिस्टेक गणित का पूरा सवाल बर्बाद कर जाती है। तो इसके लिए ज़्यादा हमको क्या करना रहता है कि गणित में प्रैक्टिस करनी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे सीखेंगे सामान्य विधि या सरल विधि, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ और माध्य करने की सबसे सरल विधि अपने यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसमें आपको एनसीईआरटी में प्रश्नावली 14.1 हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? प्रश्नावली 14.1, ठीक है। प्रश्नावली 14.1 का पहला सवाल यहाँ पे मैं लिखूंगा और इसको मैं सॉल्व भी यहाँ पे करूंगा, ठीक है, सामान्य विधि से। फिर इसी सवाल को अपने कल्पित माध्य विधि से भी करेंगे, फिर इसी सवाल को अपने पग विचलन विधि से भी करेंगे। लेकिन आप कोई भी विधि से कर सकते हो जो आपकी इच्छा हो, हाँ, लेकिन आपको तीनों विधि आना जरूरी है। ऐसा नहीं कि ये वाली ईजी है तो आप ये वाली करो, या वो हार्ड है तो वो नहीं सीखना है। आपको सीखनी तीनों है। कभी कभार क्या होता है कि तीनों में से कोई एक विधि पूछ लेते, आपको परीक्षा में दिया रहता है कि इस विधि से ज्ञात करो, बराबर। आपको दिया रहता मान लो पग विचलन विधि से ज्ञात करो, आप सामान्य से कर रहे हो तो मार्क्स नहीं मिलेंगे,
भले आपका आंसर सही आ रहा है। तो जो विधि पूछी है वो आपको सॉल्व करनी रहेगी, या फिर अगर नहीं पूछी है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी विधि का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है 14.1 प्रश्नावली 1 में, उसमें क्या लिखा है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपने क्या पूछा है, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या, प्रति घर और आगे क्या दिया है, माध्य पौधों की संख्या। अब ये वाला क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में 14.1 14.1 प्रश्नावली 14.1 पुरानी एनसीईआरटी में हिंदी में पेज नंबर 296 पे दिया हुआ है। नवी एनसीईआरटी में हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो, लेकिन प्रश्नावली 14.1 का पहला ही सवाल है। ठीक है, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या हमको ज्ञात करनी है, माध्य पौधों की संख्या। ठीक है, ये हमको यहाँ पे ज्ञात करनी है, बरोबर। और आपको दिया क्या क्या, एक रो में दिया पौधों की संख्या दी है और घरों की संख्या, तो मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ। ठीक है, आपको क्या लिखना है यहाँ पे, पौधों की संख्या, पौधों की संख्या कैसी दी है, यहाँ पे मैं लिटी बना के लिख ले रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको दिए 0 से 2, फिर आपको बुक में दिए 2 से 4, फिर क्या दिया है 4 से 6, और फिर दिया है 6 से 8, फिर दिया है 8 से 10, और फिर दिया है 10 से 12, और फिर दिया है 12 से 14, बराबर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन में दिया है। और सामने यहाँ पे आपको क्या दिया है, घरों की संख्या, इसके बाजू में आपको दिया होगा घरों की संख्या। आप अगर पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी साथ में लेकर बैठे हैं। ठीक है, साथ में यहाँ पे आपको दिया है घरों की संख्या, क्या दी है, घरों की संख्या। ये घरों की संख्या है, इसको अपने क्या बोलते हैं। ठीक है, पहला ये जो लिखा इसको अपने वर्ग अंतराल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो घरों की संख्या लिखी है इसको अपने बोलते हैं आवृत्ति, क्या बोलते हैं, आवृत्ति, आवृत्ति भी बोलते हैं, या FI भी इसको कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, FI या आवृत्ति। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के कितनी दी है, 0 से 2 में कितनी दी है, घरों की संख्या 1 है। फिर कितना दिया, 2 से 4 में 2, इसी तरीके से 1, 5, 6, 2, 3, ऐसा आपको दिया गया। ठीक है, यानी कहने का क्या मतलब है, घरों की पौधों की संख्या और घरों की आवृत्ति। ऐसे देखो यहाँ पे क्या कहने का मतलब क्या है, एक घर में कितने पौधे, 0 से 2 पौधों वाले घर की संख्या कितनी है, 1 है। ठीक है, और किसी के घर में 2 से लेकर 4 पौधे, 2 पौधे, 3 पौधे या 4 पौधे, तो वैसे कितने घर मिले, 2 घर मिले। और किसी ऐसे पौधों की संख्या जैसे कि 4 है, पौधों की संख्या 5 है या 6 है। ठीक है, 4, 5, 6 पौधों की संख्या है, तो उसमें घर की संख्या कितनी है, एक घर में। एक ही घर ऐसा मिला जहाँ पे पौधों की संख्या 4 थी, 5 थी या 6 थी। फिर हमने जब खोजा तो पौधों की संख्या 6 थी, 7 थी या 8 थी, तो वैसे कितने घर थे, यहाँ पे 5 घर थे। फिर आपको यहाँ पे दिया है पौधों की संख्या 8 थी, 9 थी, 10 थी, बराबर। पौधों की संख्या 8, 9 या 10, किसी घर में 8 थे, किसी के घर में 9 थे, किसी के घर में 10 थे, तो ऐसे घर हमको कितने मिले, यहाँ पे 6 मिले। ठीक है, फिर पौधों की संख्या 10 से 12 थी, तो ऐसे घर 2 मिले। फिर पौधों की संख्या 12 से 14 थी, तो ऐसे घर कितने मिले, 3 मिले। ठीक है, तो अब हमको ज्ञात क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे बोला है ना माध्य ज्ञात करना, हमको क्या ज्ञात करना है, माध्य। तो हम सरल माध्य विधि से ज्ञात करेंगे। कौन सी माध्य विधि, सरल माध्य विधि। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला होना चाहिए, यानी सूत्र सामान्य विधि का। ठीक है, यानी इसको हम प्रत्यक्ष विधि भी बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि या फिर सामान्य विधि। ठीक है, तो इसको अपने ऐसे लिखेंगे x बार। x बार मतलब क्या होता है, हमको माध्य। ठीक है, x बार दिया, यानी जो माध्य ज्ञात करें उसको शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, x बार भी लिखा जाता है। फॉर्मूला इसका क्या होता है, x बार बराबर सिग्मा FI XI बटे में सिग्मा FI। ठीक है, ये यहाँ पे हमको फॉर्मूला दिया है, बराबर, ये इसका सूत्र है। अब आप सोचोगे ये सिग्मा क्या है, ठीक है, और ये XI क्या है, तो FI तो मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है, लेकिन आगे आपको सिग्मा भी लगा है। क्या लगा है, सिग्मा। तो ध्यान रखना है सिग्मा का मतलब क्या होता है। ठीक है, सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग या जोड़। क्या होता है, योग या फिर क्या होता है, जोड़ या ऐड।
ठीक है, जो आप समझे, बरोबर। यानी सिग्मा एफ आई मतलब क्या हुआ, जितने भी एफ आई आपको दिए गए उन सबको जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ आई कितना दिया, 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें कितनी संख्या, 1 और 2 कितना हुआ, 3, 3 और 1 कितना हुआ, 4, 4 और 5 क्या हुआ, 9, 9 और 6 15, 15 2 17, 3 और ये कितना हो गया, 20। तो यहाँ पे लास्ट में आप लिखेंगे सिग्मा एफ आई बराबर, सिग्मा एफ आई बराबर कितना हो गया यहाँ पे 20। और जनरली ये संख्या आपको सवाल में दी होगी, पहले से ये सवाल में दी होगी और दी हुई, आप देखोगे यहाँ पे 20 घरों में लगे हुए, क्या लिखा हुआ, 20 घरों में लगे हुए, ठीक है। 20 घरों को इन लोगों ने खोजा, तो आपको सिग्मा एफ आई मिल गया, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई और एक्स आई का गुणा। तो आपको पहले तो निकालना पड़ेगा एक्स आई, क्या, एक्स आई निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स आई। अब ये एक्स आई कैसे निकाला जाता है, ठीक है। एक्स आई निकालने का एक छोटा सा सूत्र है, वो ध्यान में रखना है। कैसे निकालते हैं, ये दोनों, ये जो ये वर्ग अंतराल जो दिया है ना यहाँ पे, 0 और 2, फिर 2 और 4, 4 और 6, 6 और 8, 8 और 10, 10 और 12, 12 और 14, ये जो दिए है ना, उसी में से आपका ये एक्स आई निकलेगा, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, तो एक्स आई निकालने का एक छोटा सा सूत्र था, क्या है, ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे में 2। अब आप बोलोगे ऊपरी वर्ग सीमा क्या है, निचली वर्ग सीमा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 0 दिया है ना, इसको अपने बोलते हैं ऊपरी वर्ग सीमा, क्या बोलते हैं, ऊपरी वर्ग सीमा। और ये जो 2 दिया है इसको बोलते हैं निचली वर्ग सीमा। इन दोनों को जोड़ देना है। देखो इस फॉर्मूले में अगर मैं लगाऊं यहाँ पे, ठीक है, फिलहाल ये वाला काम जो कर रहे हैं हम लोग रफ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रफ। तो यहाँ पे सिग्मा एक्स आई इसका निकालना, ऊपरी वर्ग सीमा क्या है 0 प्लस यहाँ पे क्या दिया, निचली वर्ग सीमा 2 दिया है, यहाँ 2 रख देंगे और बट्टे में 2 रहना ही है, ठीक है। तो 0 और 2 कितना हुआ, 2 बट्टे में 2 बराबर क्या आया, 1 आया। तो इधर हम लिखेंगे 1, ठीक है। और ऐसे ही इसके लिए भी करेंगे, ठीक है। तो फिर से अब ये एक्स आई फिर से यहाँ पे निकालना अपने को ये वाले के लिए। तो इधर ऊपरी वर्ग सीमा कितनी है 2, कितनी दी है 2, प्लस यहाँ पे निचली वर्ग सीमा कितनी है 4, तो यहाँ पे 4 रखेंगे और बट्टे में कितना दिया है 2, 2 और 4 कितना हुआ 6, बट्टे में 2, और इन दोनों को ऐसे भाग देंगे 2 का 6 में, तो कितना आएगा 3। तो यहाँ पे जो आंसर है उसको लिखेंगे 3। ऐसे ही आपको इन सब में भी लिखना रहता है, ठीक है। इसकी शॉर्ट छोटी सी ट्रिक भी रहती है, आपको बार बार ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन शुरुआत में मैं आपसे कैलकुलेशन करवाऊंगा। हमेशा शॉर्ट ट्रिक आपको कभी यूज़ करनी रहती है किसी भी सब्जेक्ट में, जब आपको उसकी पूरी लॉन्ग ट्रिक आती हो, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक में नहीं घुसना है, ठीक है। इस चैप्टर को सॉल्व करने की आपकी छोटी छोटी जगहों पे शॉर्ट ट्रिकें भी होगी, लेकिन पहले मैं आपको लॉन्ग ट्रिकें ही बताऊंगा। लॉन्ग जिस व्यवस्थित रूप से सॉल्व होता है उसी रूप से बताकर फिर आपको शॉर्ट ट्रिक में ले जाया जाएगा। शुरुआत के जो 1-2 क्वेश्चन रहेंगे थोड़े लंबे वीडियो में बनेंगे, यानी आपको अच्छे से समझ आए उसके लिए, बाकी धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। अब क्या दिया, इसके लिए एक्स आई निकालेंगे। चल भाई बोल, खुशी बोल, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऊपरी वर्ग सीमा कितनी होगी 4 और निचली वर्ग सीमा क्या होगी 6, बट्टे में क्या आएगा 2, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना ये माइनस नहीं है, ठीक है, ये माइनस नहीं है, ये खाली डैश है, अपने नहीं बोलते 0 से 2 ऐसा, ये डैश है, ये माइनस नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा आपकी बुक में भी दिया गया है, बरोबर। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो गया 10 हुआ, ठीक है, और भाग दे देंगे 2 का, तो कितना आया, कितना आया 5 आया ना। तो इधर अपने रख देंगे 5, ठीक है। फिर इसके लिए करेंगे, इसके लिए अक्सर निकालना, तो इधर ऊपरी वर्ग सीमा क्या होगी। अब मैं डायरेक्ट इधर बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, ठीक है। अब अपने डायरेक्ट करेंगे, कैसा करना है 6 और 4 सीधा। अब तुमको पता चल गया 6 और 4 का जोड़ हो रहा है और बट्टे में उसका 2 कर दे रहे, यानी उसका आधा कर दे रहे। तो 6 और 4 कितना, अरे सॉरी 6 और 8 कितना हुआ, 6 और 8 14, 14 भागिए 2 करना है, कितना हुआ 14 भागिए 2 किया है, कितना हुआ 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7। जो भी वीडियो देख रहे हैं वीडियो पॉज करके इसको पहले सॉल्व करें, फिर बाद में देखना आपका सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बरोबर। अब क्या लिखा 8 और 10 कितना हुआ 18, 18 को आधा कर दो, कितना हुआ 9, हुआ कि नहीं 9, ठीक है। फिर आप देखना 10 और 12 कितना होता है, 10 और 12 22, 22 का आधा करोगे 11। फिर क्या करना है 12 और 14 कितना हुआ, 12 और 14 26, कितना हुआ 26, यानी ये ऊपरी वर्ग सीमा है, ये निचली वर्ग सीमा है, बराबर। इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना होता है
26, 26 का आपको 2 करना है भाग्य, ठीक है। बट्टे में क्या लिखा है 2, तो उसका आधा कर दोगे तो कितना होगा यहाँ पे 13, कितना होगा 13 हुआ, ठीक है। अब हमको क्या करना है यहाँ पे लेकिन अब देखो हमने क्या निकाल दिया यहाँ पे एक्स आई निकाल दिया है, ठीक है। लेकिन सूत्र में तो क्या कहीं खाली अकेला एक्स आई मांगा है, नहीं मांगा। हमको सिग्मा एफ आई और एक्स आई चाहिए सूत्र के हिसाब से, ठीक है। तो हम यहाँ पे एफ आई और एक्स आई निकालेंगे, क्या निकालेंगे एफ आई और एक्स आई निकालेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे एफ आई एक्स आई, मतलब क्या करें इन दोनों का गुणा, किसका किसका एफ आई और एक्स आई का गुणा करके यहाँ पे लिखो। तो देखो एफ आई यहाँ पे दिया है और एक्स आई दिया, इन दोनों का गुणा करो, ठीक है। यानी इन दोनों का गुणा करेंगे यहाँ पे 1 गुणा 1 कितना हुआ 1, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना दिया 2 दिया है गुणे 3 तो कितना हुआ यहाँ पे 6। आपको ये बार बार ये कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करनी है, तो मैं खाली शुरुआत में बता रहा हूँ, ठीक है। फिर 1 गुणा 5 करना है तो कितना हुआ 5। इसी तरीके से 5 सत्ते 35, ठीक है। इन दोनों का गुणा कर दो, 9 छिंग 54 होता है, 9 छिंग 54 होता है, या 6 निम 54 या 6 9 जा 54 बरोबर। फिर इन दोनों का गुणा कर दो तो कितना हो गया 22। फिर इन दोनों का गुणा कर दो तो 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, यानी कितना होगा यहाँ पे 39, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आई है एफ आई और एक्स आई की वैल्यू आई है, लेकिन फॉर्मूले में मांगा है सिग्मा। सिग्मा मतलब क्या इन सब का जोड़, क्या मांगा है सिग्मा मतलब क्या इन सब का जोड़। अब इन सब का जोड़ कर दो भाई, ठीक है। अब आपको क्या करना है इन सब का जोड़। ये चैप्टर जो है मैं पहले बता देता हूँ, बहुत इजी में इजी चैप्टर है। थोड़ी खाली आपको जोड़ घटाव गुणा भाग पूरी तरीके से आते हैं तो चैप्टर आपके लिए हाउ इजी हो जाता है। जोड़ घटाव गुणा भाग आते हैं तो चैप्टर आपके लिए एकदम इजी हो जाता है। और सबसे ज़्यादा मार्क्स का चैप्टर है ये बोर्ड में, ठीक है। सबसे ज़्यादा मार्क्स का चैप्टर है, यानी ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन इसी चैप्टर से आपसे पूछे जाते हैं। सेक्शन डी में भी इसका एक क्वेश्चन रहता है, यानी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, और अथवा में भी आते हैं, ठीक है। तो इसको अपने को अच्छे से यहाँ पे तैयार करना रहेगा, ठीक है। अब इन सबका जोड़ कर दो, चलो 1 और 6 कितना हुआ 7, 7 और 5 7 5 12 हो गया। चलो इनका अपने यहाँ पे कर देते 12, और ये 35, और ये 54, और ये 22, और ये कितना हुआ 39। कहीं कोई गलती तो नहीं, ठीक है। चलो अब इसको जोड़ करते हैं, 9 और 2 कितना हुआ 11, 11 और 4 15, 5 20, 2 22, 22 की 2 हासिल 2। देखो मैं यहाँ पे शुरुआत में आपको एकदम बेसिक वाली कैलकुलेशन भी करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये स्पीड में करनी रहती है फटाफट, लेकिन इसमें छोटी सी मिस्टेक भी आपका पूरा सवाल गलत कर सकती है, ठीक है। अब 2 और 1 3, 3 और 3 कितना हुआ 6 5 11, 6 और 5 कितना होता है 11, और 11 और 2 11 और 2 13, 13 3 16, यानी कितना आया टोटल कितना आया 162। हमने इस पूरे का टोटल किया है, क्या किया है टोटल किया, वो आया 162। यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर कितना दिया है 162, यानी 162। यहाँ हो सकता है वीडियो में नीचे नहीं दिखेगा, तो मैं यहाँ पे ऊपर इस फॉर्मूले में लिख देता हूँ, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखो सूत्र तो दिया है, बहुत इजी है। सिग्मा एफ आई और एक्स आई की वैल्यू कितनी है 162। हमने इसका टोटल किया पूरा, ठीक है। यहाँ पे 162 बटे में सिग्मा एफ आई कितना दिया है यहाँ पे 20 दिया है, कितना दिया है 20, ठीक है। अब 20 का इसमें भाग दे देते हैं, ठीक है। 20 का इसमें भाग दे देते, कोई बात नहीं, पहले आप 2 से भाग दो, या आपको अगर क्वेश्चन इजी करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 गुणे 10, ये जानते हो आप ऐसे, ठीक है। अब 20 का भाग नहीं देने का डायरेक्ट, कभी भी आप गलती नहीं करने का। 20 का करने जाओगे तो हो सकता है कभी गलत हो जाए, पॉइंट आगे पीछे। अब 2 का भाग दे सकते हो ना इजीली, 2 का भाग दो तो कितना होगा यहाँ पे, इस 2 का यहाँ पे भाग दोगे तो कितना होगा 2 8 16, फिर 2 1 कम 2, यानी 81 आ गया। और बट्टे में क्या है यहाँ पे 10 पहले से था, अब 10 का भाग 81 में देंगे तो कितना आंसर आएगा 8.1, ठीक है। और ये है हमारा x बार। और क्वेश्चन में क्या दिया था अपने को, क्या निकाला प्रति घर माध्य पदों की संख्या, तो हमको लास्ट में ये लिखना रहता है, क्या लिखना रहता है। अतः आपको यहाँ तक नहीं छोड़ना है, अगर आपको अच्छे से पूरे मार्क्स यहाँ पे ले लेने हैं बोर्ड वालों से, तो लास्ट में आपको ये लिखना है कि प्रति घर माध्य पदों की संख्या, माध्य पदों की संख्या,
कितनी है भाई, 8.1 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका सवाल पूरा हो जाता है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो 3 नंबर में आएगा। कितने मार्क्स में आएगा, 3 मार्क्स का। ये आपका पूरा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। और ये जो मैंने विधि बताई है ये कौन सी है, प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व किया। कौन सी विधि से, प्रत्यक्ष विधि से हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर दिया। ठीक है, यहाँ पे पौधों की संख्या, यहाँ पे आवृत्ति, ये 2 चीज़ें आपको हमेशा क्वेश्चन में दी रही होगी, हमेशा दी हुई होगी। ठीक है, उसमें से हमको एक्स आई निकालना। तो देखो मैं फिर से आपको बता देता हूँ एक्स आई हमने कैसे निकाला था, ये क्वेश्चन में नहीं दिया। ठीक है, एक्स आई निकालने का सूत्र होता है ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे में 2, यानी ये जो 2 सीमाएं दी है उन दोनों का जोड़ करके आधा कर देना है। ठीक है, 0 और 2 कितना होता है, 2 होता है, उसका आधा कर देंगे यहाँ पे 1। 2 और 4 कितना होता है, 6 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। फिर इधर 4 और 6 कितना होता है 10 का आधा कितना होगा 5, यानी इन दोनों को जोड़ना है और उसका आधा कर देना है, इन दोनों को जोड़ना है उसका आधा कर देना है। ठीक है, अब आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर आपको एक्स आई है तो बार बार ये करने की जरूरत नहीं होती है। आप 2-3 करोगे ना, आपने एक किया, ये वाला सॉल्व किया, ये वाला सॉल्व किया, फिर आप देखो कि इसके बीच में गैप कितना है, 1 के बाद 3 आ रहा है, मतलब कितना गैप है, 2 का गैप है। 1 के बाद कितना आ रहा है 3, 1 के बाद यानी 2 और 3, 2 का गैप मिला। फिर 3 के बाद कितना आ रहा है 5, यहाँ पे भी 2 का गैप मिल रहा है। फिर 5 के बाद क्या आ रहा है 7। तो तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसमें 2 ऐड करो, इसमें 2 जोड़ो, 2 जोड़ो, 2 और जोड़ो, फिर 2 जोड़ो और 2 जोड़ो, तो ये डायरेक्ट भी आपको मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक, छोटी सी, बरोबर। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं ये एक्स आई निकालने के लिए, बरोबर। लेकिन शॉर्ट ट्रिक आने से पहले आपको लॉन्ग ट्रिक आनी जरूरी है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक कब वाष्पीभवन हो जाती है हमारे दिमाग से कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूरा हो जाता है। इसको अच्छे से आपको लिख लेना है। ठीक है, ठीक है, तो अब हमारी विधि आ रही दूसरे नंबर की विधि जो हमने लिखी थी माध्य ज्ञात करने की। ठीक है, पहली विधि हमने सोल्व की प्रत्यक्ष माध्य विधि। कौन सी थी अभी जो हमने सोल्व की, प्रत्यक्ष माध्य विधि। अब आ रही है कल्पित माध्य विधि। दूसरी विधि कौन सी है, कल्पित माध्य विधि। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दूसरी विधि कौन सी है, कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि। ठीक है, और तीसरी हम जानते हैं कि पग विचलन विधि। मैंने अभी भी लिखा था तीनों विधियों के बारे में। तो मैंने अभी जो ये क्वेश्चन सोल्व किया है इसका आंसर हमारा कितना आया था, 8.1 आया था। ठीक है, तो दूसरा भी मैं दूसरी विधि से यही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उसमें भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, यानी तीनों में से आप कोई भी विधि से सॉल्व करो आपका आंसर एक जैसा ही आने वाला है। ठीक है, तो अब इसका सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र के हिसाब से अपने को यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी रहती है। तो कल्पित माध्य विधि के लिए हमको क्या सूत्र लगाना है, कल्पित माध्य विधि। तो इसका सूत्र क्या है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे में सिग्मा एफ आई। ठीक है, छोटा सा चेंज किया हमने। क्या किया, छोटा सा चेंज। पिछली बार कैसा था, x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई था। ठीक है, ये वाला हमारा पुराना सूत्र था, बरोबर। यानी पिछली वाली जो विधि अभी हमने समझाई उसका था। अभी हमने क्या कर दिया, दूसरी विधि हम सीख रहे, तो उसमें आप देखो ऐड क्या कर दिया, यहाँ पे a ऐड कर दिया है। ठीक है, और दूसरा हमने क्या किया, यहाँ पे di कर दिया है। तो दोनों वैल्यू अपने को अब निकाल के यहाँ पे रखनी पड़ेगी, तो ये आंसर आएगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, इन सभी में से किसी एक को a मान लेना है। यानी a पहले तो क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा है कल्पित माध्य। क्या है, कल्पित माध्य। एक को क्या बोलते हैं, कल्पित माध्य भी बोला जाता है। ठीक है, इसीलिए इस विधि का नाम क्या पड़ा है, कल्पित माध्य विधि। ठीक है, तो ए हम किसको मानते हैं, चलो मैंने यहाँ पे 7 को मान लिया। ए क्या माना है इसको, ए, मैंने इसको स्मॉल ए दे दिया। ठीक है, तो मैंने ए तो यहाँ पे निकाल लिया, x बार बराबर ए की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 7 लिख दिया। देखो 7 प्लस यहाँ पे क्या है, सिग्मा एफ आई डी आई है, और सिग्मा एफ आई तो हमने पहले से निकाल के रखा था यहाँ पे 20। ठीक है, अभी मैंने जब वो क्वेश्चन सोल्व करा तो नीचे वाला दिख नहीं रहा था, लेकिन लिख लेना है ऐसा। ठीक है, जब भी वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, बरोबर। अब एफ आई और डी आई हमको यहाँ पे पूरा निकालना है, बरोबर। तो कैसे निकालेंगे, डी आई कैसे निकालेंगे, देखो एफ आई तो है हमारे पास, हमको निकालना क्या है, डी आई। क्या निकालना है, डी आई, बरोबर। तो डी आई निकालने का यहाँ पे छोटा सा फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, यानी उसी में से, जैसे यहाँ पे ये एक्स आई है
और यहाँ पे ये a दिया है। a बराबर कितना है 7 है, ठीक है। ये xi कितना है 1 माइनस a बराबर कितना है यहाँ पे 7, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 में से 7 घटाओगे तो -6 आएगा। कितना आएगा -6। ये चीज़ सीख लो, प्लस में 1 था और उसमें से 7 घटा रहे हैं। देखो तुम्हारे पास समझो कि 1 रुपया है, ये माइनस प्लस वाला कॉन्सेप्ट बहुत छोटी सी क्लास का बेसिक है, लेकिन मैं वीडियो के दौरान आपको बेसिक भी यहाँ पे बताता रहूँगा, बराबर। तो यहाँ पे क्या दिया है, xi में क्या है 1 यहाँ पे ऑलरेडी दिया है और -a हमने यहाँ पे मान लिया था। आप a इसको भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो। कैलकुलेशन में थोड़ा ऊपर नीचे होगा लेकिन आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा, बराबर। यानी यूँ समझो कि यहाँ पे 1 में सब 7 घटा रहे तो लोगों को यहाँ पे भी प्रॉब्लम पड़ती है। तो ये याद रखना है कि आपका कहीं 1 रुपया जमा था, ये प्लस में है ना, 1 रुपया जमा था, आपने वहाँ पे 7 रुपया उधार कर दिया। आपका वहाँ पे 1 रुपया था ऑलरेडी और 7 रुपया उधार कर दिया, तो अभी क्या होगा आगे आपने मतलब आपके सिस्टर या आपके भाई बहन किसी को भी 1 रुपया पहले से दिया हुआ था, ठीक है। अब उससे आपने 7 रुपये ले लिए, तो सीधी सी बात है ना, वहाँ पे अभी 6 रुपये उधार रहेंगे कि नहीं उधार, और उधार वाला खाता कैसे माइनस में चलता है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे अपने ले लेके इसी लॉजिक को यहाँ पे आगे लेकर चलेंगे ताकि भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब इसके लिए देखते हैं xi माइनस a। तो यहाँ पे xi तो दिया हुआ है, क्या दिया है 3 और a कितना है यहाँ पे 7, तो हर बार a तो हमने जो माना वही रहने वाला और xi इधर वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो 3 में से 7 घटाओ, 3 में से 7 घटाओ कितना आएगा 4, -4 आएगा। कितना आएगा -4। अब यहाँ पे इसके लिए करो तो xi माइनस a, यानी xi कितना है 5 माइनस a कितना है यहाँ पे 7। 5 में से 7 घटाओगे कितना आएगा -2, कितना आएगा -2। फिर आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे तो xi बराबर 7 ही है और ये बराबरी भी क्या है 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। फिर यहाँ पे देखोगे xi बराबर कितना है 9 और इधर a बराबर कितना है 7, बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूले में क्या दिया है, डी निकालने का फॉर्मूला क्या है xi माइनस a, ठीक है। तो यहाँ पे xi कितना है 11 माइनस a बराबर कितना है 7, घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ पे 4। फिर आप यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे आएगा 13 माइनस 7 बराबर यहाँ पे कितना आएगा 6, कितना आएगा 6। अब आप एक चीज़ सोचो कि यहाँ पे अगर 0 आया है तो इधर देखो -2 -4 और -6, इधर 0 आया 2 4 6, यानी समान रूप से ये बढ़ रहा है या घट रहा है। अब फॉर्मूले में आप देखो fi और di का गुणा चाहिए, क्या चाहिए fi और di। देखो di तो हमको मिल गया ना, ये जो हमने निकाला ये क्या है di है, क्या निकाला है di, और di का फॉर्मूला भी मैंने साथ में लिख दिया। आपको हर बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जो मैंने आगे लिखा है ना, आगे कैलकुलेशन ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, बराबर। तो ये मैं इसको जब मान लो कि इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, जो आंसर आया उसी को रख रहा हूँ तो कि आपको क्या कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। ये आपका इधर आंसर आया, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे मिटा दिया। चलो अब गुणा करते fi और di का। देखो di दिया हुआ है, fi कितना है यहाँ पे ये दिया है, तो इन दोनों का गुणा करो, ठीक है। fi और di का गुणा करो, ये di है और ये fi है, यहाँ पे लिखा है ना। इधर हम दोनों को क्या चाहिए यहाँ पे गुणा, तो 1 का गुणा 6 से करेंगे 6 आने वाला, और यहाँ पे माइनस है तो क्या होगा माइनस, मैंने बताया था, ठीक है। बेसिक्स में मैंने बताया था यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, दोनों का गुणा होगा तो कैसे माइनस आ गया, ठीक है। यानी 2 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना होता है 8, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा आगे माइनस, क्योंकि +2 का गुणा -4 से होता है, प्लस का गुणा माइनस से होता है तो आंसर माइनस में आने वाला है, ठीक है, बराबर। फिर 1 का गुणा यहाँ पे 2 से हो रहा है तो यहाँ पे 2 आएगा और माइनस है तो माइनस, और 5 का गुणा 0 से होगा तो आंसर कितना आएगा 0। हमेशा याद रखना है कोई भी बड़ी संख्या हो या छोटी हो, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उसका गुणा 0 से हो जा रहा है तो आंसर कितना आएगा हमेशा 0, चाहे वो अरबोपति क्यों ना हो। अगर एक अरबोपति की संपत्ति को अपने से 0 से गुणा कर देंगे तो आंसर किस में आ जाएगा 0 में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, इन दोनों का गुणा 6 दूनी 12, 2 चौके 8, 3 6 18। अब क्या करना है, आप इन सबका जोड़ करना है, क्या करना है सिग्मा fi di का जोड़ करना है, ठीक है। चलो हम जोड़ कर देते हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कुछ वैल्यू माइनस में कुछ वैल्यू प्लस में, तो हमको गलती ना हो इसके लिए क्या करना है आपको कि जो माइनस वाली वैल्यू का जोड़ अलग करते हैं और प्लस वाली का जोड़ हम अलग कर देते हैं, ठीक है। -6 -8 और -10 कितना हुआ -16, कितना हुआ -16 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस प्लस में कितना है यहाँ पे 12 और 8 कितना हुआ
20, 20 और 18 कितना हुआ? 20 और 18 38, 38, ठीक है 38। अब इनका भी जोड़ करना है हमको, मतलब पूरे का ही जोड़ करना है, ठीक है। सिग्मा एफ आई डी आई हमको निकालना है, क्या निकालना है? सिग्मा एफ आई डी आई, मतलब सबका जोड़, ठीक है। अब ये माइनस में 16 है, प्लस 0 प्लस 38, यानी जब अपने 16 का जोड़ करेंगे 38 के साथ तो आंसर क्या आएगा? आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो, चलो मैंने इसको 38 लिख दिया, माइनस 16 लिख दिया, खाली आगे पीछे कर दिया तो ये नॉर्मल जैसा बन गया, ठीक है। तो 38 में से 16 घटा दो, घटाओ 16, 8 में से 6 घटा 2, 3 में से 1 घटा, कितना आया? 2 आया कि नहीं? 2, ठीक है, सही किया मैंने, कोई गलती नहीं ना, ठीक है। तो आंसर कितना आया यहाँ पे? 22। सिग्मा एफ आई डी आई बराबर आया 22, यानी यहाँ पे अपने क्या रखेंगे? 22, ठीक है। 7 प्लस, अब देखो यहाँ पे हमको सॉल्व करना है इसको, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे? भाग दे दो इसका, इसमें भाग दे दो, 22 है बट्टे में इसको ऐसा कर सकते हैं 2 गुणे 10, ठीक है, 2 गुणे 10 लिख सकते हैं 20 को। चलो 7 प्लस 2 का भाग इसमें दे दो और इसमें दे दो तो क्या आएगा? 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2 और बट्टे में 10 था, मैंने 2 का भाग 22 में दे दिया तो ऊपर 11 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 7 प्लस, अब ये 10 का भी भाग दे दो, 10 का भी 11 में भाग दे दो कि कितना आएगा? 1.1 आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट वाला गुणा भाग का एकदम आपका बेसिक है, ठीक है। चलो अब आपको क्या करना है? 7 और 1.1 को जोड़ देना है, तो कैसे आएगा? 7 प्लस 1.1, ठीक है। इसके पीछे कुछ नहीं है तो 0.0 भी हम लगा सकते हैं, इनको जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, पॉइंट की जगह पॉइंट, 7 और 1 कितना हो गया? 8, तो कितना आंसर आया? 8.1। तो फिर से आपको वही लाइन लिख देनी है, अतः प्रति घर माध्य पौधों की संख्या कितनी है? 8.1। अतः प्रति घर माध्य पौधों की संख्या कितनी है? 8.1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन की दूसरी विधि भी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो कितनी इजी थी दूसरी विधि भी, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे प्लस माइनस का आपको यहाँ पे ख्याल रखना रहता है, अमुक बार क्या होता है बच्चों की यहाँ पे गलतियाँ हो जाती है, तो ये आपको खास ध्यान रखना रहता है। तो ये गलतियाँ कैसे आपसे दूर होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जब इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब। तो लेकिन मैं यहाँ पे आपको किताब के सभी सवाल यहाँ पे इस चैप्टर के यहाँ पे करा दूंगा, वीडियो पे भी यहाँ पे कराने वाला हूँ, ठीक है। तो अब अगली विधि अपने नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहे, ऑल द बेस्ट।